So good morning, everybody. So today we'll first of all we'll start with the newspaper. And I believe that all of you are reading newspaper. Okay, it's very important. So at front page, there is a news that army pulls back 1.5 kilometer from clash site. PLA 2 moves out. Indian troops won't be able to patrol up to point 14 in Galwan Valley for 30 days. अभी किसमें एक आजकल न्यूज में एक और चीज चल रही है दैट फिंगर पॉइंट्स. ओके, ये काफी न्यूज में कवर हो रहा है फिंगर पॉइंट्स. ओके, and they are showing that why these finger points are strategically important and at which finger point which country dominates. Okay, so ये आपको फिंगर पॉइंट्स को तैयार करना है. फिंगर पॉइंट्स आर नथिंग बट ए लोकेशन एट द बॉर्डर at LAC, line of actual control. Okay, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था दैट व्हाट इज LAC आपको तैयार करना है, कब बना था और ये इसके बारे में कुछ ये तैयार करनी थी. किसी ने किया इसको, LAC को तैयार किया किसी ने? Yes, anybody who prepared LAC? Anybody? ओके, तो LAC को नहीं तैयार किया तो इसको प्लीज तैयार कर लेना, बिकॉज इस साल के प्रीलिम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है LAC. ओके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कब बना था एंड कहां से लेके कहां तक LAC की बाउंड्री है, कितनी बाउंड्री है. ओके, और ये फिंगर पॉइंट्स भी इसके साथ आप लोग अटैच कर लेना था कि फिंगर पॉइंट्स LAC पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा गलवान वैली को लोकेट कर लेना, डोकलाम को आपको लोकेट करना है, तो ये सारा काम आपको करना है. ओके, एंड देन सेंटर टू ले डाउन वैक्सीन ट्रायल्स norms. Okay, the government is reading a document that will lay down guidelines for companies and institutions working on potential COVID-19 vaccines. It's a welcome step because हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स में भी आ रहा है कि हमको जल्दी नहीं करनी चाहिए वैक्सीन को रिलीज करने के लिए. उसका रीजन ये है बिकॉज दीज वैक्सीन कुड हैव साइड इफेक्ट्स इफ दे आर नॉट, if trials are not adequate, and that is why it's very necessary that some kind of guidelines should be released for the this medical staff and all who are preparing this vaccine. Okay, so these guidelines are welcome step. Department of Biotechnology एक अभी जैसे और न्यूज में आ रहा है, अभी कुछ काफी ट्रायल्स चल रहे हैं हैदराबाद, इन हैदराबाद आल्सो देयर इज अ ट्रायल ऑन वन वैक्सीन, आई थिंक कोवैक्सीन from Bharat Biotech and one from Judus Cadila, which were cleared by the Drug Controller General of India for early human trials. Okay, so this is a welcome step. एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है आपको कोविड-19 के ऊपर, तो एथिकल प्रैक्टिस मान लो GS4 में आता है या कहीं पर भी आता है, तो डेफिनेटली यू कैन इंक्लूड दिस पॉइंट that these trials needed guidelines which government released. Okay, तो आपको ये सब पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस में काम आएंगे. एक इसको भी देख लेना आप लोग. गोल्डन बर्ड विंग इज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई.
हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये न्यूज़, बिकॉज यदि ये स्पीशीज एंडेमिक होती, मतलब ये स्पीशीज खतरे में होती, इसका एग्जिस्टेंस खतरे में होता, तब ये न्यूज़ थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। बट यू नीड टू रीड स्टिल, एक बार आप इसको देख लेना, ओके, न्यूज़ को। जैसे ये सब रिफॉर्म्स भी आप लिख सकते हो, दैट लाइक जैसे एक रिफॉर्म है यहाँ पे लिखा हुआ लेकिन थोड़ा सा लैग है। ओके, so prisoner can talk to lawyers via video call. The Delhi High Court was on Tuesday informed by the prison authorities here that this inmates can now consult their private or legal aid lawyers through its video conference facilities. So it's a welcome step again. The reforms in prisons or reforms in the criminal judicial system. Okay, that prisoners in the wake of COVID-19, again मैंने आपको बताया था कि COVID-19 के कई जगह पर इम्पैक्ट हुए थे। ओके, सो जितनी डायमेंशन आप तैयार करोगे कोविड-19 की कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था, वेदर इकोनॉमिकली, वेदर सोशली, और वेदर एनी अदर काइंड ऑफ इम्पैक्ट, तो ये भी एक डायमेंशन है कि जो प्रिजनर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी अपने लॉयर से कंसल्ट करने के लिए, सो दे हैव गिवन दिस ऑप्शन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस। सो ये भी आप आंसर राइटिंग में इस तरह के पॉइंट्स काम में आ जाते हैं, और आप दिल्ली हाई कोर्ट को यहाँ पर कोट कर सकते हो। And then there is one more step, that all PDS card holders to get free ration till November. And these directions are released by the Delhi government. Again, आप दिल्ली गवर्नमेंट को कोट कर सकते हो आंसर राइटिंग में, that again this is related to COVID-19 and its impact and how we try to manage this COVID-19, against this COVID-19. So PDS means public distribution system, जिसके अंदर गरीबों को अनाज दिया जाता है। Okay, public distribution system. So it's again welcome step that in the wake of COVID-19, poor should be protected. And then again, this is another impact of COVID-19, that revenue collection through excise drops by 50%. State has lost 7,000 crores since lockdown was announced. Demand for beer country record dips. Okay, so again this is a economic impact. अब इस तरह की चीजों को भी आप कोट कर सकते हो कि जीएसटी कलेक्शन में कितना ड्रॉप हुआ है, टैक्स कलेक्शन में ओवरऑल कितना ड्रॉप हुआ है, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कितना ड्रॉप हुआ है। ऑल दिस पॉइंट्स यू कैन राइट एज एन एग्जांपल इन योर आंसर राइटिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके लिए। जैसे एक और यहाँ पर दिखा रखा है, इंडस्ट्रीज ऑल्सो witnessed the shortage of workers. Okay, like they are saying that there were 17 lakh migrant workers in Mumbai, but only 5 lakh have returned. That means the remaining 12 lakh workers are needed in Mumbai, which are unavailable. So again, this is an impact of COVID-19. So ये सब डेटा आप लोग यूज कर सकते हो to substantiate your point or to justify your point in your answer writing.
And then editorial page, days of disengagement. अब ये टर्म आपको क्लियर हो जानी चाहिए that what is disengagement. किसी को पता है क्या मतलब होता है इस टर्म का, disengagement? ऑब्वियसली डिफेंस पर्पस के लिए जो भी चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में. एनीबॉडी हु नोज दिस द मीनिंग ऑफ डिसएंगेजमेंट? ओके, तो इसमें है क्या डिसएंगेज का मतलब क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा. एंड इस आर्टिकल को पढ़ना आप लोग घर पे जाके. जैसे ये बॉर्डर है, ये एलएसी है, फर्ज करो यहाँ पर ट्रूप्स है चाइना के और यहाँ पर इंडिया के ट्रूप्स है. ओके, डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि ये जो भी एस्केलेशन है ड्यू टू दिस प्रॉक्सिमिटी ऑफ ट्रूप्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, दोनों पास पास है, जिसके कारण एस्केलेशन हो रहा है बॉर्डर पे. सो दे विल मूव बैकवर्ड्स, दोनों के दोनों पीछे चले जाएंगे टू मेक पीस एट दिस पर्टिकुलर बॉर्डर, ताकि उनके बीच में गैप बढ़ जाए एंड देयर वोंट बी एनी चांस ऑफ एस्केलेशन और वायलेंस. ओके, सो डिसएंगेजमेंट का मतलब यही होता है दैट द ट्रूप्स वर डिसएंगेज्ड. ओके, तो अब इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ना that days of disengagement, as India and China disengage militarily, they must slowly seek to rebuild trust in ties. तो सबसे पहले हमारा स्टेप तो क्या था कि बॉर्डर पे टॉक्स हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स हो, उसके अलावा डिफेंस पर्सनल आपस में टॉक करें. तो सबसे पहले चीज होता है डायलॉग, और डायलॉग के बाद क्या आता है डिसएंगेजमेंट. इसका मतलब ट्रूप्स वापस जाएं अपने अपने एरियाज में, दे शुड नॉट बी इन प्रॉक्सिमिटी. ओके, एंड जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप is about trust, building trust. ओके, तो ये हमारा थर्ड स्टेप होता है, बिल्डिंग ट्रस्ट. अब डिसएंगेजमेंट भी हो गया, लेकिन वो ट्रस्ट फैक्टर तो अभी नहीं रहा वो वाला जो हमारा चाइना के लिए जो पहले फीलिंग थी वो फीलिंग नहीं रही है, चाइनीज के लिए इंडियंस के लिए जो फीलिंग्स थी वो नहीं रही अभी. दोनों कंट्रीज में एक लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो गया. सो थर्ड इज द बिल्डअप ऑफ अगेन द ट्रस्ट फैक्टर. ऑब्वियसली 1962 के बाद it took many years, more than 50 years to build yes, more than 50 years to build that trust, or 40 years you can say. So now again this process should be repeated. So इसको आप लोग करना. And then police terror and the theater of law. The murder of Jayaraj and Benix at the hands of the local police in Satankulam, Tamil Nadu has provoked national outrage. The bare bones of an incident was widely known. Again, this is related to the police reform, because police generally also involved in third degree torture in prisons, and that is illegal as well and it is unethical as well. Okay, so ये आप लोगों को पढ़ना है इसके बारे में, that what kind of reforms are needed in our criminal justice system or police system. And then instead of keeping an eye on the nuclear ball in the conventional escalation along the LSC, India cannot afford to ignore China's expanding nuclear arsenal. एक हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, दैट देयर वाज ए रेस, ए मैड रेस ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ आर्सेनल. हथियार बनाने की एक होड़ लग गई थी. ओके, एक हथियार बनाने की होड़ लग गई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दिस थिंग अगेन इज रिपीटेड. अब ये वापस से वही हो रहा है. नाउ
these countries like China, USA, in fact Taiwan, South Korea, each and every North Korea, each and every country, Israel, Iran, each India, each and every country is going to build up their arsenal. So definitely this news is very important. So article is very important. उसको देखना आप लोग, इसके ऊपर एक एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है. ओके, पाइलिंग अप ऑफ दिस आर्सेनल, और इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कोई. And then more saber rattling, more isolation, Chinese muscularity in the South China Sea is leading to a growing chorus of protest. The Philippines invoked the dispute settlement mechanism of the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, in 2013 to test the legality of China's 9-dash line. अब ये 9-dash line because न्यूज में है, तो इसको डेफिनेटली आप लोगों को आज ही तैयार कर लेना प्रीलिम के लिए. व्हाट इज 9-dash line? तो ऐसे हमको क्वेश्चन निकालने होते हैं कि प्रिडिक्ट करना होता है कि प्रीलिम में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं. तो जैसे न्यूज़ में पढ़ा, आप लोगों ने कुछ फैंसी आपको वर्ड दिखा, या कुछ आपको नई स्कीम दिखी, या कुछ जो भी नहीं है इश्यूज दिख रहे हैं आप लोगों को, तो वो आपको वहां से कुछ यू नीड टू बी एंटिसिपेट दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन एग्जाम. सो 9-dash लाइन आपको तैयार करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड थिंग यू नीड टू प्रिपेयर इज UNCLOS. ये एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी. ये बॉडी रेगुलेशंस बनाती है कि जो भी सी है या ओशियन है, दैट शुड बी अवेलेबल टू एवरी कंट्री. पूरा का पूरा सी या ओशियन किसी एक कंट्री का नहीं हो सकता. बट चाइना ओवर एंड अगेन इट सेड दैट साउथ चाइना इज माइन, कि पूरा पूरा साउथ चाइना सी मेरा है. एंड व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज who are adjacent to this South China Sea? Even if there is no adjacent country to South China Sea, even if the China is alone to South China Sea, still sea or ocean, whole sea or ocean cannot be of any country. इस तरह से हमारा इंडियन ओशियन पूरा हम ले लेंगे, इसका नाम भी इंडियन ओशियन है. So obviously these kind of things should not happen. But why China is doing so? Because फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेचुरल रिसोर्सेज रिच. नेचुरल रिसोर्स काफी ज्यादा है यहाँ पे, कहीं कहीं पर, जैसे वियतनाम के आसपास काफी रिसोर्सेज हैं, फिलीपींस के आसपास काफी रिसोर्सेज हैं, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स. सो तो ये रीजन है. सेकंड थिंग दैट स्ट्रेटेजिकली आल्सो चाइना इज आल्सो पुटिंग ऑलवेज पुट्स प्रेशर ऑन इट्स नेबर्स टू डोमिनेट ओवर अदर्स. हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा था, इनफैक्ट बिग स्टिक पॉलिसी पढ़ा था हम लोगों ने, हाउ यूएसए dominated the world, at least for its neighbors in American continents. Likewise, China want to make its dominance or hegemony over this particular area, South China Sea. So because अभी South China Sea काफी न्यूज में है, और इसमें जितने भी ये चीजें हैं, एक तो UNCLOS ये आपको तैयार करना है, आज ही तैयार कर लेना इसको, बिकॉज कल कभी आता नहीं है. सेकेंड थिंग 9-dash लाइन, ये आपको तैयार करना है, जिसमें प्रीलिम में इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड थर्ड इज दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द होग, ये आपको तैयार करना है. ओके, सो आई एक्सपेक्ट दैट कि आप लोग इसको पढ़ोगे आज जाके, तीनों चीजों को इसको पढ़ोगे. और UNCLOS में देखना आप लोग कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, व्हाट इज इट्स रोल, इसका रोल क्या है, क्या काम करती है, ये कब बना था, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड. तो ये सारी चीजें आप लोगों को तैयार करनी है. और सी या ओशन के लिए इसने क्या रेगुलेशंस दे रखी हैं UNCLOS में, इजीली कंपेयर मिल जाएगा, विकिपीडिया में मिल जाएगा आप लोगों को, कहीं पर भी ये चीज मिल जाएगी आपको. इसके अलावा 9-dash लाइन, इसको लोकेट करना आप लोग कहां पर एग्जैक्टली, कौन से एरिया है इसके आसपास, कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आसपास है. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आई थिंक आप समझते होगे, डायरेक्शन बताता है उस पर्टिकुलर प्लेस की. सो कौन सा लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के आसपास ये पर्टिकुलर प्लेस है, 9-dash लाइन. एंड व्हाट इज PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. तो ये सारी चीज आप लोग पढ़ना, इस न्यूज को ही पढ़ना आप लोगों ने.
और एक किस तरह का क्वेश्चन एक आ सकता है नेपोटिज्म के ऊपर, मे बी एथिकल पेपर में आ जाए। ओके, बिकॉज ये सुशांत सिंह राजपूत जो केस है काफी न्यूज में था, सो मे बी इस बार एक फिल्म इंडस्ट्री में कोई नेपोटिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और मे बी इस तरह का कोई एक ऐसे फ्रेम करके वो दे दें। बिकॉज ऐसे में क्या होता है कि ऑप्शन में देते हैं वो 3 या 4 ऐसे देते हैं, उनमें से एक करना होता है आप लोगों को। अगेन सेकंड पार्ट में 3 या 4 ऐसे, उसमें से एक करना होता है। तो मे बी ये इनमें से एक ऐसे नेपोटिज्म इन अवर थिएटर और नेपोटिज्म इन फिल्म इंडस्ट्री, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जीएस में भी आ सकता है और एज एन एस से भी आ सकता है। एंड देन इसको भी देख लेना एक दफा, इस न्यूज को भी, that Ethiopia's a bloody meme. The Oromos are furious that Hundessa has been killed even as traditional fault lines are being redrawn. I think there was connection problem, so I will repeat it again. So what I'm saying that this Ethiopia's bloody meme, this news you need to read. क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, एंड तो इथोपिया में क्या एग्जैक्टली इशू है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, बिकॉज इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम में, तो उसको आप लोग देखना। ओके, और एक बात याद रखना कि जब जैसे फ्रंट पेज में न्यूज पढ़ते हो उसमें लिखा होता है कि जो बाकी की न्यूज है वो नेक्स्ट पेज पे या पेज नंबर देता हुआ, पेज नंबर 8 पे या 7 पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट पेज पे न्यूज पढ़ लिया, उस न्यूज को बाकी जो पेज में दिया हुआ, जैसे यही न्यूज हमने फ्रंट पेज भी देखी थी, तो इसी का वो बाकी का जो पोर्शन है वो इसमें दिया हुआ है। ओके, तो आपको कंप्लीट न्यूज पढ़नी है एक दफा में। जैसे सेंटर टू ले डाउन वैक्सीन ट्रायल नॉर्म्स, इसकी डिटेल आगे भी दे रखी है। And then there is a news of the top priority to complete strategic roads. Rajnath Singh asks Border Roads Organization BRO to complete Darbuk Shok Daulat Beg Oldie Road by October. ओके, तो इसमें आप लोग देखना कि ये रोड अगेन जिसके बनाने की बात कर रहे हैं, ये कौन से एरिया में, वेयर इज दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी, and the road formation and in the border areas is given to Border Roads Organization under the Home Ministry. ओके, so इसको आप लोग देखना, आप लोग BRO दोस्तों ये भी चेक कर लेना कि कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, वेदर इज इन अंडर होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, इसको भी आप लोग चेक करना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो जो भी ये रोड्स अभी बना रहे हैं, बॉर्डर रोड पे रोड्स बना रहे हैं, वो सारी आपको उसके ऊपर बारे में जानना है, उसके बारे में कि कौन कौन से एरिया से पास होती है। ओके, एंड देन डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। US stands on CAATSA unchanged. Now what is this CAATSA? Countering America's adversaries through sanctions act. This is very important. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इस पे बात की थी पहले, मे बी करंट अफेयर क्लास में बात की हो। ओके, किसी को याद है कुछ कुछ पढ़ा था हम लोगों ने ऐसा कुछ? ओके, तो इसको आप लोग को रिवाइज करना, काटसा को तैयार कर लेना। सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर कि ये जो काटसा है, जो लो है, वो किसको डील करता है, किससे डील करता है, तो उसका आंसर डेफिनेटली यही होगा कि
This is act formed by the America, USA to counter its adversaries through making sanctions. जैसे दूसरी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दे कि उनको लगता है कि जैसे कि आपको याद होगा कि इंडिया को उन्होंने धमकाया था कि यदि आप हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन मेडिसिन हमारे को नहीं दे रहे हो देन वी कैन मेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट यू। इस तरह से ईरान के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे। ईरान को उन्होंने वार्निंग दी थी कि दैट इफ यू वांट डिक्रीज योर न्यूक्लियर वेपन्स विल पुट ए सैंक्शंस ऑन यू। अभी भी सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर अमेरिका ने। और नॉट ओनली इट अप्लाइज सैंक्शंस टू अदर कंट्रीज, इट आल्सो फोर्सेस टू इट्स एलाइज और अदर कंट्रीज नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ बिजनेस विद दैट कंट्री। तो इंडिया को भी उन्होंने बोला कि आप ईरान के साथ कोई बिजनेस मत करो बिकॉज वी हैड पुट सैंक्शंस ऑन ईरान। सो एक तरह से मस्कुलर पावर दिखाता है यूएस से। ओके तो ये कार्टसा को आप लोगों को तैयार करना है। व्हाट इज कार्टसा? इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क नोट कर लो। एक होमवर्क डायरी लगा लो आप लोग, यदि अभी तक नहीं लगाई है तो उसमें आप लोग डेट डालो। ओके और उसके नीचे होमवर्क लिखो जो भी बता रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखना एट फाइनल पेपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज से और आपके होमवर्क्स में से आ जाएंगे, काफी मैक्सिमम क्वेश्चंस। ओके इस चीज को आपको सीरियसली लेना है तो इस होमवर्क को करना है। अभी ऑक्सफोर्ड में भी ट्रायल चल रहे हैं वैक्सीन के ऊपर एंड इट इज सेइंग दैट इट विल टेक एटलीस्ट 6 months to release this vaccine after making adequate trials. And this is a page of world or international news. चाइना सेंसस इंटरनेट इन हांगकांग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हांगकांग ये भी काफी हॉट इश्यू था। वो कौन सा लॉ था जिसने हांगकांग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ये आपको जानना है। ओके ये पढ़ना है, अभी तक नहीं पढ़ा तो आप लोग प्लीज देखना उस लॉ का नाम क्या है जो हांगकांग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है और किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। इस न्यूज को आप लोगों को कवर करना है। जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को हम लोगों ने अपने अंदर मिलाया, सो चाइना ऑल्सो ट्राइंग सेम फॉर हांगकांग। ओके and then there is a news that mining giant told to pay $2 billion for Arctic spill. Russia declared national emergency after a spill of 21,000 tons of diesel fuel. तो ये हमेशा से एक इशू रहा है दैट ऑयल स्पिल इन सी और ओशियन। ऑयल स्पिल, इशू ऑफ ऑयल स्पिल। इनफैक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी आपका टॉपिक है GS3 में, आप लोगों को सिलेबस अपने पास रखना है। यू कैन डाउनलोड दिस सिलेबस फ्रॉम माय वेबसाइट आल्सो। सो डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों को एक टॉपिक है GS3 में, तो उसमें एक ऑयल स्पिल इज आल्सो ए काइंड ऑफ डिजास्टर। इसमें होता है कि जो भी शिप्स या अदर एक्टिविटीज जो भी हैं सी या ओशन के आसपास, या कोई शिप मूव कर रही है जो ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो उसमें से ऑयल यदि लीकेज हो जाता है और वो सी या ओशन सरफेस पे फैल जाता है
अब देखो, आपको पता होगा कि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है। बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने स्कूल में कि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है। इसका मतलब ऑयल हल्का होता है वाटर से, इसलिए वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो उसे जितने भी जो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स पोल्यूटेड दैट वाटर। तो जो वाटर की जो रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है ऑक्सीजन लेने की, ओके, दैट दैट गेट्स रिस्ट्रिक्टेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी सी एनिमल्स होते हैं, सी स्पीशीज होते हैं, दे ऑल्सो गेट डाइट ड्यू टू दिस ऑयल स्पिल कंटेंट। ओके, तो ये एक इशू है अगेन, ऑयल स्पिल। तो भी ऐसा कुछ रिसेंटली ऑयल स्पिल हुआ है, तो उसको आप लोगों को तैयार करना है। इनफैक्ट इसके ऊपर प्रीली में भी क्वेश्चन आया था कि जो ऑयल स्पिल यदि हो जाता है, इसको टैकल करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो क्या कि सरफेस पे रहता है ऑयल, तो उसको किस तरह से सरफेस से हटाया जाए ऑयल को। एक तो ये तरीका है मैन्युअली यूजिंग मशीन्स और अदरवाइज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम बैक्टीरियाज आल्सो व्हिच कैन ईट दिस ऑयल, जिस ऑयल को खा सकते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं। लाइक आई थिंक जेक्टोबैक्टर वाज बैक्टीरिया, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, जेक्टोबैक्टर। और इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, प्रीलिम में। ओके, मे बी इन 2011 12 और मे बी एट दैट ईयर। उस टाइम भी ऑयल स्पिल हुआ था, मुंबई में ऑयल स्पिल हुआ था, उस टाइम ये बैक्टीरियाज यूज किए गए थे। ओके, तो उस टाइम ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरह की न्यूज भी इंपॉर्टेंट होती है, और किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीलिम में किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंस में किस तरह के। सो मेंस में इसके ऊपर यदि क्वेश्चन आएगा तो फिर वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आएगा, बिकॉज ऑयल स्पिल इज ट्रीटेड एज ए डिजास्टर। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, एक मुंबई में एपिसोड हुआ था कि जब ऑयल स्पिल हुआ था कुछ रिसेंट ईयर्स में, भी 3 या 4 साल पहले की बात है। एक आई थिंक एक बीच की बात है, काफी फेमस बीच है मुंबई का, वहां के उसके आसपास हुआ था। तो फिर सिविलियंस ने उस एक पहल की थी, सिविलियंस ने इनिशिएटिव लिया था कि सोयल को पूरे को हम लोग हटाएंगे वहां से। और कुछ काम तो कुछ अच्छा करना चाह रहे थे सिविलियंस, और इन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई। और ह्यूमन चेन बना के उन लोगों ने सी सरफेस के ऊपर से फिर वो ऑयल निकालना स्टार्ट किया और उसको बाहर थ्रो करना स्टार्ट किया। पर वो जो बकेट वगैरह उन्होंने यूज की, ह्यूमन चेन जो पास कर रही थी, तो जो पास करते करते वो काफी ऑयल स्पिल वो सारे बीच के ऊपर भी बिखर गया था। ओके, एंड दैट दैट रिजल्ट इनटू अनदर डिजास्टर, एक और डिजास्टर हो गया था उससे। सो इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं हम लोगों को कि डिजास्टर को मैनेजमेंट भी अच्छे से करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजास्टर को मैनेज करते करते आपने एक और डिजास्टर पैदा कर दिया। ओके, सो उस तरह की एक न्यूज थी उस टाइम, काफी न्यूज में था, आई थिंक 3 या 4 साल पहले की बात है। Center won't extend deadline for levy on foreign e-commerce firms. Companies had sufficient time to pay the tax announced in budget. इस न्यूज को भी एक दफा आप लोग देख लेना। And then Indonesia sets 10% VAT on Google Netflix. ये भी आप लोग देखना न्यूज। VAT means value added tax. एक तरह का सेल्स टैक्स होता है, वैल्यू एडिड टैक्स। And then there is the news that government lifts curb on hand sanitizers, face masks. Essential Commodities Act won't apply. आप लोगों को याद होगा कि मैंने को बताया कि कैसे हमने कोविड-19 को मैनेज किया। हमने लॉकडाउन लगाया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो अप्लाइड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ESA ऑन गुड्स लाइक मास्क, सैनिटाइजर्स। आप लोगों को याद होगा उस टाइम काफी न्यूज में आता था कि जो मेडिकल शॉप्स वाले हैं
उन लोगों ने इसको काफी इसमें ब्लैक मार्केटिंग हुई थी मास्क की और सैनिटाइजर्स की, बिकॉज एकदम से वो वायरस आया और सब लोगों को एक डिमांड जनरेट हो गई मार्केट में। एंड ये मास्क 200 रुपए तक बिके थे, सैनिटाइजर 300-400 रुपए तक बिके थे। ओके, हमारे श्री गंगानगर की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था कुछ। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अप्लाई कर दिया था इन गुड्स के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि ये एसेंशियल गुड्स के अंदर ले लिया इसको, और अभी इसके रेट फिक्स कर दिए लोगों ने, प्राइसेस फिक्स कर दिए। सो अभी ये लिफ्ट कर दी है, तो इस न्यूज को पढ़ लेना आप लोग एक दफा। और जब भी कोई मेंस में आंसर राइटिंग लिखोगे तो एक रिफॉर्म्स जब भी लिखोगे या आप ये लिखोगे कैसे हमने मैनेज किया, बिकॉज कोविड-19 इज कम अंडर डिजास्टर। अगेन कोविड-19 एक डिजास्टर है, नेचुरल कैलेमिटी है। सो इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं हम लोग, डिजास्टर एज ए डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें भी 4 स्टेप जो आपको बताया था कि प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रेस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन। अब चारों स्टेप्स में आप लोगों को पॉइंट्स तो चाहिए कि प्रिवेंशन के लिए हमने क्या किया, मिटिगेशन के लिए हमने क्या किया। सो ऑब्वियसली these kind of news provide you these kind of points to write your answer। और इस तरह के आप न्यूज से रिलेटेड या किस तरह से कुछ सब्सटेंशिएट पॉइंट लिखोगे आंसर्स में, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। ओके, so this is it with this newspaper। you can leave this sports page। so now we'll start with world history। so in last class we were dealing with the Russian Revolution, and we have seen that workers and peasants formed Soviets, and after overthrowing the provisional government, because the provisional government could not fulfill their demand, and that is why these workers and peasants formed their own government of Soviets through October Revolution। so they occupied Winter Palace, and they occupied the government also, but the foreign powers supported the officials of the seizures against the Soviets, but finally the Soviets were won and the new government of Soviets were formed। and then we have started with the implications किए थे हम लोगों ने। यस, implications किए थे हम लोगों ने। Yes, sir. कितने पॉइंट्स लिखे थे हम लोगों ने? 3 points. राइट। तो implications में हमने 3 पॉइंट लिखे थे। First of all, we have seen that new government of USSR was formed, and it started the economic planning, and we have seen that economic planning means 5-year economic planning। हमने 5-year economic planning start की, जिसको इंडिया ने भी इमिटेट किया था, कॉपी किया था। apart from that this USSR became a leader of the socialist movement। सारी कंट्रीज में सोशलिस्ट मूवमेंट को लाने के लिए या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाने के लिए एक वर्ल्ड लीडर बन गया। ओके, दैट वी हैव सीन, and because of that socialism became the idea all around the world। so next लिखते हैं हम लोग, 4th पॉइंट लिखते हैं। the spread of socialism। एक बार आप चेक कर लेना, काउंटर चेक कर लेना, मैं आपको 3rd पॉइंट बताता हूं, कुछ मिस ना हो जाए। लास्ट पॉइंट हमारा ये था जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था, सोशलिज्म बिकेम द आइडिया ऑल अलोंग द वर्ल्ड। इट वाज रियलाइज्ड दैट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स पॉलिटिकल राइट्स आर मीनिंगलेस। ये हम लोगों ने किया। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट से करते हैं। द स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, द स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म ideals also helped
the spread of socialism ideas also helped in promoting internationalism. अब सोशलिज्म आइडिया से इंटरनेशनलिज्म कैसे पॉपुलर हुआ? बिकॉज अब ये जो इन्होंने थर्ड इंटरनेशनल बनाया, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि यूएसएसआर ने थर्ड इंटरनेशनल बनाया. नाउ दे कॉल्ड ऑल सोशलिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डिस्कस अबाउट सोशलिज्म and to have this same socialism in other parts of the world also. And that is why this ideology of socialism or spread of socialism also promoted internationalism, because now people from different countries could be closer. एक ही टेबल पे बैठ के बात करते थे सारी कंट्रीज के लोग, and that is why socialism also promoted internationalism. Now next point, fifth point, the new Soviet state came to be looked upon. New Soviet state came to be looked upon as a friend of the pupils, of the colonies, as a friend of the pupils of the colonies, struggling for, as a friend of the people of the colonies, struggling for national independence, struggling for national independence. National independence को underline कर लो. Struggling for national independence. Russia was the first country in Europe. Russia was the first country in Europe to openly support the cause of independence. Russia was the first country in Europe to openly support the cause of independence of all nations, independence of all nations from foreign rule, independence of all nations from foreign rule. So apart from promoting the socialism and internationalism, the formation of USSR also supported the independence of these colonies, and that is why all colonies treated USSR as their friend, because USSR supported the freedom for all. There should not be any colony. और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने बात की थी that when this new government was formed of the Soviets, they discarded their all colonies, including the colonies in China. They discarded their all colonies. कि हमें कुछ कॉलोनी नहीं चाहिए. We won't be a colonial power. And because they were against the capitalism, colonialism, and that is why people from every part of the world supported the USSR and vice versa. Okay, so next point लिखते हैं हम लोग, sixth point. Immediately after the revolution, the Soviet government had annulled
Immediately after the revolution, the Soviet government had annulled the unequal treaties. Annulled the unequal treaties. Immediately after the revolution, the Soviet government had annulled the unequal treaties, which seizure So what is the meaning of annulled? हटाना, मतलब इसको एबोलिश कर देना, हटाना. ओके. Immediately after the revolution, the Soviet government had annulled the unequal treaties which seizure had imposed on China. Which seizure had imposed on China. Which seizure had imposed on China. It also gave assistance. Means help. It also gave assistance to Sun Yat-sen. Sun Yat-sen for China's unification. For China's unification. It also gave assistance to Sun Yat-sen for China's unification. अब ये सुन यटसन था कौन? जैसे इंडिया में महात्मा गांधी थे, a leader of the freedom struggle movement. Likewise in China, this was the person who was a face of the freedom struggle movement in China. So USSR also gave assistance or help to Sun Yat-sen to unify their country, because we knew that this China was divided into various spheres of influence and every country dominated the part of the China. And that is why this particular leader tried to unify the whole China. So next point लिखते हैं, 7th point. All these things are the implications of the Russian Revolution. कि Russian Revolution के aftermath क्या थी या effect क्या थी पूरे वर्ल्ड के ऊपर. So 7th point लिखो आप लोग. It influenced all colonized countries in their struggle for freedom. In their struggle for freedom. So ये जो यूएसएसआर का एक और था कि it also motivated the people of colonies. उन्होंने यूएसएसआर ने मोटिवेट किया कॉलोनीज के लोगों को. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जो भी ये जो लेनिन बिकेम ए हीरो ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट. इनफैक्ट द भगत सिंह वाज आल्सो ए फॉलोअर ऑफ लेनिन. और उनकी बुक भी काफी पॉपुलर हुई थी उस टाइम. एंड भगत सिंह आल्सो रेड दैट बुक. ओके. So all these particular revolutionaries supported the methodology, supported the ideas of the Lenin, that we should establish socialism in country. Okay. So that is why this Russian Revolution also motivated or uplifted the morale of the people of colonies. Now put another heading. This is the end of this topic. Okay. Russian Revolution का यहाँ पर खत्म हो रहा है. Now we'll start with the next topic. Our next topic, that is world after First World War. World after First World War. अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या होगा
वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, वर्ल्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुई थी, पहले वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले क्या क्या चीजें हुई थी, उसको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। ओके, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी दैट वाज फ्रॉम द 1914 टू 1918। मैंने आपको डेट्स भी लिखवाई हैं एग्जैक्ट कि कौन सी डेट को ये स्टार्ट हुआ था और कौन सी डेट को ये खत्म हुआ था। ओके, जब पोलैंड पे अटैक हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी ने पोलैंड पे अटैक किया था, तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। और जैसे ही हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरे थे उसके कुछ दिन बाद ये एंड हो गई थी वर्ल्ड वॉर। ओके, सो वो डेट्स आपको पता है। सो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था। अभी 1918 के बाद वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इसमें हम लोग को अगेन पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फेसिज्म। फेसिज्म ब्रैकेट में लिखो, इट इज एन आइडियोलॉजी again which is against, या which was लिखो, which was against democracy and socialism. It is an ideology which was against democracy and socialism. So यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहां पर इस तरह की आइडियोलॉजी एस्टेब्लिश हुई, एंड द आइडियोलॉजी इज नोन एज फेसिज्म। ओके, एंड दिस आइडियोलॉजी बिलीव्ड, ये समझ लो अभी लिखेंगे हम लोग। अभी दिस आइडियोलॉजी बिलीव्ड that two countries cannot be, that means one country cannot be peaceful for other with other countries. Okay, if one person, if one country want to be prosperous, that the war is the ultimate solution. This kind of extreme hatred was there in this particular philosophy, and they were against democracy because they felt that the country which contains democracy are weak countries. That is why there should be a strong ruler who can take forward their country through wars, through acquiring other territories, etc. Okay, and it was also against socialism. They were against the USSR's philosophy. So it was kind of a dictatorship rule. Okay, सो उसको देखते हैं हम लोग कहाँ पर ये जनरेट हुई ये इस तरह की फिलोसफी। ओके, कहाँ से ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई और उसे क्या आफ्टर मैथ, ये सब चीजें देखेंगे हम लोग। तो इसके बारे में लिखो अभी आप लोग। इट वाज इमर्ज्ड इन इटली, दिस फेसिज्म वाज इमर्ज्ड इन इटली under the leadership of Benito Mussolini. Benito Mussolini. Under the leadership of Benito Mussolini. Under the leadership of Benito Mussolini. Mussolini organized armed groups. Mussolini, this person, organized armed groups Mussolini organized armed groups against socialist
and communist against socialist and communist in 1919. Mussolini organized armed groups against socialist and communist in 1919. The Indian government was Italian government was the Italian government was dominated by the Italian government was dominated by industrialists dominated by industrialists dominated by industrialists and landlords dominated by industrialists and landlords. They had little concern for workers. They had little concern for workers and peasants. They had little concern for workers and peasants. They had little concern for workers and peasants. So they supported Mussolini. He was a military person. So they supported Mussolini against socialist and communist. So they supported Mussolini against socialist and communists. Socialists and communists. A systematic campaign of terrorism and murder was started. A systematic campaign of terrorism and murder was started. But government did nothing. Mussolini marched to Rome. In 28th October 1922. Mussolini marched to Rome in 28th October 1922. Marched to Rome on 28th, इसको लिखो, on 28th October 1922 and seized the power without firing a shot. And seized the power without firing a shot. Without firing a shot. नेक्स्ट लाइन से लिखो आप लोग. Fascists believed that इस तरह से लिखो आप जैसे मैं लिख रहा हूं. There could be no harmony between two or more nations. They glorified war. They advocated
expansionist policy. They advocated expansionist policy without which one cannot live long. Without which one cannot live long. जैसे समझते हैं. So Mussolini was a military leader who popularized this ideology of fascism. And because the government was dominated by the capitalists, because government was dominated by the big landlords, and that is why they supported the ideology of fascism provided by Mussolini. And they supported Mussolini. और जैसे इस गवर्नमेंट उनको खुद को टेक ओवर करने के लिए मुसोलिनी आया रोम में कि मैं गवर्नमेंट को अज्यूम करूंगा, तो उन्होंने हैप्पीली गवर्नमेंट उनके हाथ में दे दी विदाउट एनी फाइटिंग, बिकॉज उनको लगा कि हमारा एक वेल विशर है मुसोलिनी, तो गवर्नमेंट ने उसको कूच करने दिया और उसको गवर्नमेंट बनाने दी अपनी. एंड दिस एपिसोड वाज हैपेंड इन द ऑन द 28th October 1922. Government deliberately surrendered in front of Mussolini because they felt that this person can save us from the workers, movements of workers and peasants. So now after that we will see another phenomena. Second point लिखो आप लोग. That is Nazism in Germany. Nazism in Germany. Nazism in Germany. आइडियोलॉजिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. फेसिज्म इज इक्वल टू नाजिज्म आइडियोलॉजिकली. जैसे उन्होंने वॉर को ग्लोरीफाई किया, नाजिज्म ने भी वॉर को ग्लोरीफाई किया. if they are against the socialism and communism, Nazism is also against socialism and communism. दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना था that fascism developed in the Italy and Nazism developed in Germany. दोनों में इतना ही डिफरेंस था बस. Otherwise, ideologically, these two terms are same. Okay? इसके बारे में लिखते हैं. Within 11 years of fascist culture, within 11 years of fascist culture, एक चीज में आप इसमें और लिख सकते हो that this fascism also includes the chauvinism. They also glorified their culture. तो ये भी उसी में लिख लो. fascists believed that, जो मैंने आपको लिखवाए थे 3 पॉइंट, उसी में एक पॉइंट और लिख लो, that they also believed in chauvinism. और chauvinism का मतलब क्या? That they treated the other cultures as inferior and they treated that our own culture is superior than any other culture. That is the feeling of chauvinism. So इसमें आप लिख सकते हो कि इसी में fascist में जो मैंने आपको लिखवाए थे, they also believed in chauvinism. अभी नाजिज्म के ऊपर आ जाते हैं हम लोग. So within 11 years of fascist culture, and capture of power in Italy, comma, Nazism captured Germany. Nazism captured Germany under the leadership of Adolf Hitler. And surely आप सब लोगों ने नाम सुना होगा Adolf Hitler.
Nazism captured Germany under the leadership of Adolf Hitler. और आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, ऑब्वियसली नॉट लाइव, मूवीज में आप लोगों ने कुछ पिक्चर्स में देखा होगा एडोल्फ हिटलर को। उनकी हाइट भी छोटी थी उस पर्सन की, और पर्सनालिटी वाइज भी उतना अच्छा नहीं दिखता था ये पर्सन, उनकी पर्सनालिटी भी इतनी नहीं लगती थी, बट स्टिल वो पर्सन जिस हिसाब से बोलता था, ओके, सो जैसे हम बोलते हैं कि महात्मा गांधी कुड कन्विंस एनीबॉडी, इस तरह से एडोल्फ हिटलर जितनी एनर्जी से बोलता था, सो उस ही कुड कन्विंस एनीबॉडी, ओके। तो उसने इसी तरह से अपने जर्मनी के जितने भी लोग थे उनको कन्विंस किया फॉर दिस आइडियोलॉजी, ओके। एंड उसके लिए वो जेल भी गया, काफी टाइम तक जेल भी रहा, और लेकिन उसको अपनी आइडियोलॉजी को फाइनली वो इसको कर पाया, ओके, इम्प्लीमेंट इन जर्मनी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज का एक रीजन होता है कि ये इतना एडोल्फ हिटलर, इतनी ये हेटेड कहां से डेवलप हुआ, और इसका आंसर है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड पेरिस। जब मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हमने एंडिंग देख रहे थे, तब हमने देखा था कि कंक्लूजन क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, एंड द कंक्लूजन वाज इन द form of the Treaty of Versailles and the Paris. And at that time I said, and at that time I told you people that this Treaty of Versailles was very harsh against Germany, and Germany will respond in future. And Germany responded in the form of the development of Adolf Hitler and Nazism. Okay, so इसमें लिखो आप लोग, he used, that means Adolf Hitler, he used Treaty of Versailles, he used Treaty of Versailles and economic depression मतलब इकोनॉमिक फॉल, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ब्रैकेट में लिखो इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1927, जो 1927 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिक फॉल आया था। सो ही यूज्ड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन, कोमा अनएम्प्लॉयमेंट, unemployment as a tool, unemployment as a tool to get power, unemployment as a tool to get power. He gained power through political intrigues, मतलब षड्यंत्र कुछ करके उसने पावर एज्यूम की। He gained power through political intrigues, comma, in spite of his poor show, in spite of his poor show in elections, in spite of his poor show in elections. तो जर्मनी में इलेक्शंस हुए थे जिसमें एडोल्फ हिटलर की पार्टी हार गई थी, बट स्टिल by making a kind of coup, military coup, he could assume the power. नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं हम लोग, on 30th Jan 1933, on 30th Jan 1933 he assumed power. On 30th Jan 1933 he assumed power, assumed, ASSUMED, he assumed power. Within a few years, entire fabric of
entire fabric of democracy was shattered. And within a few years, entire fabric of democracy was shattered. तो कुछ टाइम में डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो गई जर्मनी में आफ्टर द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर. इसी पॉइंट में लिखना है, लेकिन इस तरह से लिखना है आप लोगों को. नेक्स्ट लाइन से, ट्रेड यूनियंस वर suppressed. Trade unions were suppressed. Thousands of socialists and communists were exterminated. Thousands of socialists and communists were exterminated. Exterminated मतलब मार देना. जहां पर भी सोशलिस्ट दिखता था या कम्युनिस्ट दिखता था, उसकी बात करता था, उसको मार दिया जाता था. Jews were made victims of organized violence. Jews, Jews, Jews were made victims of organized violence. Organized violence. Next, massive militarization was started. Massive militarization was started. Massive militarization was started. So all these things are developed in Germany. Like trade unions were suppressed because trade union भी किसका concept है? Is a concept of socialism. ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है कि वर्कर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनना, ताकि वर्कर्स अपने डिमांड्स रख सके, अपने राइट्स को डिमांड कर सके. एंड नाउ ट्रेड यूनियंस वर सप्रेस्ड because this ideology of fascism and Nazism were against the ideology of socialism and communism. They were supporters of the big landlords or capitalists. And thousands of socialists and communists were killed or exterminated. And apart from that, Jews were made victims of organized violence. आप लोगों को याद होगा करंट अफेयर में हमने क्लास ली थी जिसमें हमने इजराइल इशू की बात की थी. एंड एट दैट टाइम आई गेव ए स्टोरी ऑफ इजराइल. यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा होगा इजराइल का इशू का. तो यदि किसी को कुछ क्यूरियोसिटी है देन डेफिनेटली you can listen that discussion. Okay. लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ कि जूइज एक वो लोग हैं जो कि जिनको यहूदी भी बोला जाता है हिंदी में, यहूदी, who follow the religion of Judaism. Okay. और ये काफी ओल्ड रिलीजन है. इनफैक्ट इट्स ओल्डर देन क्रिश्चियनिटी, इट इज ओल्डर देन दिस ज़ोरास्ट्रियनिज्म. इट्स वेरी ओल्ड रिलीजन. ओके. तो काफी जूइस्ट रहते थे यूरोप में पहले. और जैसे कि आजकल मनाया था कि इंडियंस आके अमेरिकन की जॉब ले रहे हैं वहां पे, उस तरह से हिटलर ने क्या बोला कि ये जो जूइस हैं इन्होंने हमारे लोग अनएम्प्लॉयड इसलिए हैं बिकॉज जूइश लोग अपने यहाँ पर आके जॉब हमारी छीन रहे हैं. इसलिए उन्होंने जूइस को मारना स्टार्ट किया. एंड लैक्स ऑफ जूइस वर किल्ड इन जर्मनी अलोन. और ये देखो इतना लोगों को उन्होंने मारा उस टाइम.
जूइस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कि उनकी लाशें ऐसे बिछा दी जाती थी और उसके बाद नई फैक्ट्रीज बनाई गई ताकि उन लाशों के बोन्स को यूज किया जा सके, जो भी टीथ निकलते उसको यूज किया जा सके, ताकि उनको बॉडी को डिसमेंटल किया जा सके, डिकम्पोज किया जा सके। तो उसके काफी फिर से लेदर प्रोडक्ट बनाने लग गए ह्यूमन बीइंग की स्किन से। So all these things were happened in at those times. Okay. So massive militarization was also started. This Adolf Hitler also developed many new equipments, new weapons. A mad race was started in Italy and Germany for creation of the new kind of weapons. Okay. So third point लिखते हैं हम लोग। Britain and France faced unstable political developments. Britain and France faced unstable political developments. Unstable political developments. Economic depression. Britain and France faced unstable political developments. Economic depression of 1929. Economic depression of 1929. Economic depression of 1929 further worsened the situation. Economic depression of 1929 further worsened the situation. तो जहां पर जर्मनी और इटली का राइज हो रहा था, दोनों में डिक्टेटरशिप आ गई है और दोनों कंट्री मिलिटराइज हो रही है और दोनों कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, and on the same time the countries where there was a democracy like Britain and France, these countries were on fall. First of all, the economic depression put a great impact on these two countries, okay, like Britain and France, and they took huge loans from USA, because फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहां हुआ था? यूरोप में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कहां होगा? यूरोप में होगा। So the country which were most impacted by this World War I were the countries of Europe, and that is why Britain and France were under debt, and they took heavy loans from USA. So next point लिखते हैं हम लोग। USA emerged strong political and economic power. USA emerged strong political and economic power. USA emerged, EMERGED. USA emerged strong political and economic power. It overcame from economic depression. It overcame from economic depression in late 1930s. USA emerged a strong political and economic power. It overcame from economic depression in late 1930s. तो यूएसए के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा था इकोनॉमिक डिप्रेशन का. In fact, it was started in USA only and Western European countries like Britain and France. But it overcame from this crisis
in late 1930s. इसी में लिखो, इसी पॉइंट में, economic depression was prevalent. Economic depression was prevalent in 1929 to 33. Economic depression was prevalent in 1929 to 33. तो इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो मेन जो ईयर्स थे जहां पर इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ या फैला, दिस 4 years were the crucial for the economic depression for USA. नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन से लिखो, in 1933 in 1933 in USA, Democratic Party came in power. Came to power. Democratic Party came to power. In USA, Democratic Party came to power under Franklin D. Roosevelt. Under Franklin D. Roosevelt. Under Franklin D. Roosevelt. Under Franklin D. Roosevelt. Under his leadership, a program of economic reconstruction, a program of economic reconstruction and social welfare. Under his leadership, a program of economic reconstruction and social welfare was started. Economic reconstruction and social welfare was started. This program is known as न्यू डील. इन्वर्टेड कॉमर्स में कर लो और डबल अंडरलाइन कर लो. दिस प्रोग्राम इज नोन एज न्यू डील. This program is known as New Deal. After this program, economy of USA. After this program, economy of USA was recovered. After this program, economy of USA was recovered. So हमने देखा कि 1929 से लेकर 1933 के बीच में there was an economic crisis in USA. But after 1933, when Democratic Party came to power under the leadership of Franklin D. Roosevelt, he started a new economic model or new economic policy that was known as New Deal. And this economic policy, which is known as New Deal, could recover the economy of USA. अब जो यूएसए में दो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ओके, इंडिया में एन नंबर ऑफ पार्टीज है, लेकिन यूएसए में दो ही पार्टी हैं, वन इज रिपब्लिक पार्टी एंड अदर इज डेमोक्रेटिक पार्टी. And this Republic Party is supporter of majority religion. Supporter of majority religion या majority कह सकते हो आप लोग, supported
supports minority religion. This is more orthodox. This is more orthodox, and this Democratic Party is more liberal. Like this Trump. This Trump is belongs to Republican Party, and earlier Obama belonged to this Democratic Party. Likewise, this Bill Clinton belonged to Democratic Party. George Bush belonged to Republican Party. Okay. और इंडिया में रिपब्लिकन पार्टी को किसी से कंपेयर करना है, इट कुड बी बीजेपी. इंडिया में इट आल्सो सपोर्ट मेजॉरिटीज रिलीजन, हिंदू रिलीजन, and it is more orthodox. It is a right wing party. In this Republican Party is also a right wing party. So this is just for information. अभी next point लिखते हैं हम लोग. Fifth point. Fifth point. Soviet Union emerged, and this is very important. Soviet Union emerged. Major power. Soviet Union emerged major power after First World War. Soviet Union emerged major power after First World War. Soviet Union emerged major power after First World War. The economic crisis of 1929. The economic crisis of 1929 had no impact. Of 1929 had no impact on its economy. The economic crisis of 1929 had no impact on its economy. Had no impact on its economy. Next line से लिखो. In 1921, it started. In 1921, it started new economic policy. It started new economic policy. And economy increased robustly. And economy increased robustly. And economy increased robustly. In 1929, I think there was a connection problem, so I will repeat it again. In 1921, it started new economic policy, and economy increased robustly. And economy increased robustly. In 1929, it started. In 1929, it started economic planning. It started economic planning. Industries, banks, etc. were nationalized. Industries, banks, etc. were nationalized. और इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं कल. What is the meaning of nationalized? Industries, banks, etc. were nationalized. Mechanical farming was started. Mechanical farming was started. Mechanical farming was started by collective farming.
mechanical farming was started by collective farming. Mechanical farming was started by collective farming. Started by collective farming. State took over the farms. State took over the farms. State took over the farms. In 1922, USSR became Federation of 5 republics. In 1922, USSR became Federation of 5 republics. In 1936, it increased to 11, and by 1940 it reached to 15. And by 1940 it reached to 15. And by 1940 it reached to 15. Reached to 15. तो पहले यहां तक की बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, उसके बाद आगे चलते हैं. So although every Western European country was faced, in fact every part of the world faced this economic crisis of 1929. Every part of the world except USSR, except Soviet Union. And that is why the people believed that this model is correct for economic policy. Just a minute. So what we were saying that every country faced this economic crisis of 1929, including the colonies. And there was only one country that was known as USSR, which in fact increased its economy, which grew, in fact, even in this crisis, and that country was USSR. And that is why everybody believed that this socialist model is on right direction for the economic development. And people also believed that socialism is a next stage of economy. It's the next stage after capitalism. And everybody believed that capitalism will be bound to end. Because जो भी कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी, मैंने आपको लोगों को बताया था, he gave the theory of scientific socialism. कार्ल मार्क्स ने, और उस टाइम लोगों ने बात की थी कि that he proved that capitalism is bound to fail. And this crisis of 1929 proved his point. And there was only one country who made rapid progress after the adoption of this new economic policy and 5-year planning and the principle of collective ownership. अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोऑपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट की रशिया ने या यूएसएसआर ने. कोऑपरेटिव
फार्मिंग। अभी उससे पहले हम लोगों ने देखा था दैट even after the development of Duma, even after the development of Duma and the adoption of the constitution in Russia, the workers, the plight of workers and peasants were not improved. And why it was not improved? Because the land holding was very small. Even the abolition of serfdom, serfdom को abolition कर दिया था हम लोग, हटा दिया गया था जो रशिया में, but still the land holding was very small. ओके एंड रशिया, वहां पर हुआ क्या, यूएसएसआर ने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में या सोशलिस्ट कंट्रीज में लैंड होल्डिंग जो भी प्रॉपर्टी है आप उसके ओनर नहीं हो सकते, द अल्टीमेट ओनर इज स्टेट और गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली ओनरशिप राइट ले लिए इस जमीन के, लेकिन इसको जमीन को के ऊपर फार्मिंग करने के लिए राइट्स को सेल कर दिया। ये जमीन गवर्नमेंट की है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये मान लो फर्ज करो ये 1 हेक्टेयर लैंड है, ओके 1 हेक्टेयर लैंड है, अब इसके ऊपर 4 लोग काम करेंगे पीजेंट्स, और वही इसकी जो भी इससे प्रोडक्शन होगा या पैदावार होगी उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी ये 4 लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। उन्होंने बोला कि यदि यदि 4 लोग अपनी अपनी लैंड पे छोटे टुकड़ों में काम करेंगे तो उनको फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला क्यों ना लैंड को कलेक्ट कर दिया जाए और वहां पर एक कोऑपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट की जाए। और कोऑपरेट वर्ड आया, ये 4 लोग जो आपस में कोऑपरेट करेंगे और एक साथ मिलकर फार्मिंग करेंगे, तो वहां से आया वर्ड ये कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपने वर्ड सुना होगा ये सब चीजें। एंड बाय देन दिस टेक्निक ऑफ कोऑपरेटिंग फार्मिंग वाज स्टार्टेड। जैसे कि अभी इंडिया में भी सेम इश्यू हम लोग फेस कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में क्या होता है कि देयर इज ए कल्चर इन इंडिया to divide the land between the sons. Whenever father dies or whenever father writes its you can say that a wasiyat kind of thing, okay, so he distributes the land between its sons. That is a culture in India. तो उससे होता क्या कि लैंड छोटी होती जाती है, लैंड का फ्रेगमेंटेशन होता जाता है। आप लोगों को याद होगा जिन लोगों ने भी ग्रीन रिवोल्यूशन मेरे से पढ़ा था या लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट पढ़े थे, एट दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दिस लैंड फ्रेगमेंटेशन मेक्स एग्रीकल्चर कॉस्टली। इससे एग्रीकल्चर की कॉस्ट बढ़ती रहती है, बिकॉज मान लो फर्ज करो कि ये 4 लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इनका एक ट्रैक्टर से काम चल रहा है, अब मान लो ये 4 हिस्सों में इस लैंड को बांट दे तो अलग अलग ट्रैक्टर लगेगा इनको, सो रिसोर्सेज गेट मल्टीप्लाइड, इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा, और यदि कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। दैट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लेस एंड देयर विल बी मोर आउटपुट आल्सो, and that is why cooperative farming was popularized in USSR. And likewise the factories were also given to workers and their ownership rights were also given to workers. And earlier the Russia was alone in 1917, but when the time passed, more countries, especially from the Eastern Europe and the Central Asia, attached to Russia, and they formed the USSR, Union of Soviet Socialist Republic. And as I made you write that in 1922 there was only 5 republics, and in 1936 it was joined by 11, and by 1940 it reached to 15. इसका हम लोग मैप भी देखेंगे, इसके बाद क्लास को एंड करते हैं और उसके बाद एथिक्स लेंगे। इसका एक मैप आप लोगों को दिखाया तो मैं सोवियत यूनियन का। ओके, सो आई होप कि सब लोगों को दिख रहा होगा ये मैप। सो ये जितने भी आप लोग देखो, ये जितने भी एरियाज हैं, जैसे कि जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी जो आज के टाइम में है, कजाकिस्तान,
Just a second. Like Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and apart from there are these countries Estonia, Latvia, Lithuania. आप लोग अपना एटलस खोल सकते हो, यूरोप का मैप खोल सकते हो, या आप वर्ल्ड मैप भी खोल सकते हो, वहां पर आपको एक आइडिया लग जाएगा. Okay, so these countries like Estonia, Latvia, Lithuania, इनको बाल्टिक स्टेट्स भी बोला जाता है, बाल्टिक स्टेट्स. ओके, इसके अलावा जितने भी जो बाकी और ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं लाइक यूक्रेन, मोल्डोविया, ओके, एंड बेलारूस, तो ये सारी, या जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ऑल दीज कंट्रीज वर बिकेम पार्ट ऑफ द यूएसएसआर. और जो रशिया थे, रशिया को ये बोला जाता था, रशिया का ऑफिशियल नेम था, ये था रशियन सोवियत फेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक प्लस दिस 14 स्टेट्स. सो इन्होंने मिलकर 15 स्टेट्स की रिपब्लिक बनाया, एक तरह की फेडरेशन थी ये. एंड इट्स कॉल्ड यूएसएसआर. और हम लोग देखेंगे कि 1990s में वापस से ये फेडरेशन ब्रेक हो जाएगी, ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो जाएंगी. दे विल बी डिपार्टेड फ्रॉम द यूएसएसआर. ओके, so rest things we will read in the next class. Okay, so this is end of world history class, and after 10 minutes we will discuss the history. So there is a break of 10 minutes. If you want to take glass of water, etc., you can do that.